हेलो एवरीवन। ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग अपने विजयनगर एम्पायर को कंटिन्यू करते हैं और हम लोग बात करेंगे अर्बन कोर के बारे में। एक एक आस्पेक्ट जो हमने विजयनगर एम्पायर की जो मैपिंग देखी थी दोस्तों, वहाँ से हमने एक एक आस्पेक्ट को कवर करा था। मैपिंग की बात मतलब मैं ये वाली बात कर रहा हूँ, ठीक है। और अर्बन कोर मतलब समझ जाना। अब हम इस वाले रास्ते की तरफ बढ़ के बात कर रहे हैं, ये कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें थी। छोटा सा ही टॉपिक है, ठीक है। नाम जितना बड़ा अर्बन कोर है तो ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत ही ज़्यादा अर्बन मॉडर्नाइजेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि राजा जहाँ रह रहा है वो तो अपने सेंटर में रह रहा है, अब सॉरी अपने कैपिटल में रह रहा है जो कि है हम्पी, ठीक है। लेकिन अर्बन कोर में क्या क्या चीज़ें थी उसको देखते हैं एक बार। यहाँ पर ना जो आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को, ठीक है, अर्बन कोर के रिगार्डिंग, वो ये है, देयर इज रिलेटिवली लिटिल आर्कोलॉजिकल एविडेंस ऑफ द हाउसेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल हेयर। आम जनता नहीं रहती थी यहाँ पर। चीज़ें क्या क्या मिली हैं आर्कियोलॉजिस्ट को, यहाँ ज़्यादा एविडेंसेस ना आर्कियोलॉजिस्ट कोई खास कलेक्ट नहीं कर पाया, हाँ, लेकिन जितने करें वो इंपॉर्टेंट है। एक चाइनीज़ पोर्सेलिन मिला है। ये चाइनीज़ पोर्सेलिन क्या होता है, एक तरीके से सबसे पहले तो मैं आपको दो टर्म पहले बताता हूँ। एक शार्ड, शार्ड मतलब बेसिकली क्या होता है, आप एक मटकी लो या गुल्लक लो, गुल्लक तो सब लोग जानते ही हो, आपने उसको पटक दिया, उसके जो टुकड़े गिरे वो सारे के सारे शार्ड्स हैं। जो वो गुल्लक या मटकी जो है वो अलग होकर टूट के बिखर गई, वो शार्ड है। चाइनीज़ पोर्सेलिन एक बेसिकली मटेरियल होता है, एक कोई पॉट होता है, ठीक है। ये आपने ऐसी शेप के ये पॉट्स देखे होंगे ना, ये वाले, ये वाले, ठीक है, या किसी भी शेप के हो सकते हैं मतलब, लेकिन आपने ऐसे पॉट देखे होंगे। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर मिले हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर ऑफ द अर्बन कोर। और ये सजेस्ट करते हैं कि ये जो एरियाज होंगे दे माइट हैव बीन ऑक्यूपाइड बाय रिच ट्रेडर्स, क्योंकि ये लोग जब यहाँ पर देखो ना, हाउसेज हैं ही नहीं ऑर्डनरी लोगों के, तो लोग ये नॉर्मल घरों में तो जनता यहाँ की यूज़ तो करती नहीं होगी यहाँ पर। लेकिन ये वाले काम जो होंगे वेसल के, पॉट्स के, या अलग अलग चीज़ें बनाने के, ये पक्का ना ट्रेडिंग पर्पज से यूज़ होते होंगे, बाहर जाते होंगे, ठीक है। तो रिच ट्रेडर्स जो हैं वो यहाँ पर रहते होंगे। उसके उसके अलावा यहाँ पर एक मुस्लिम रेसिडेंशियल क्वार्टर भी मिला है। अब वो हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ना एविडेंसेस हैं आसपास, कुछ कुछ टॉम्स मिली हैं और कुछ कुछ मॉस्क मिले हैं। आप लोग मुझे एक बात बताओ, ये जो विजयनगर एम्पायर के जो रूलर्स हैं ये कैसे हैं? हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, जैन हैं, बुद्धिस्ट हैं, कैसे हैं ये लोग? कौन सा धर्म है इन लोगों का? हिंदू हैं। अगर ये हिंदू हैं तो मैं क्या ये कह सकता हूँ कि आज भी और उससे पहले वाले ज़माने में भी जो हिंदू हैं, चाहे वो नॉर्थ इंडिया के, चाहे वेस्ट इंडिया के, चाहे ईस्ट इंडिया के, चाहे साउथ इंडिया के, जब भी यहाँ पर किसी की मृत्यु होती है तो अगर हिंदू धर्म का कोई इंसान है तो उसको जलाया जाता है। कभी भी हिंदू धर्म में आज तक दफनाने की प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। डू यू एग्री? और ये वैसे भी हम मेडिवल इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा दूर की भी नहीं पढ़ रहे हैं। विजयनगर एम्पायर मतलब ठीक ठीक ठाक मेडिवल, अर्ली मेडिवल इंडियन हिस्ट्री का तो पार्ट है ही नहीं, ठीक है। ये बिल्कुल बॉर्डर पर होता है मॉडर्न और मेडिवल के। तो बताओ, क्या विजयनगर एम्पायर सिर्फ प्रॉपर, अगर रायास की अगर हम लोग बात करें, रायास और नायक्स की, ये जो भी हिंदू रूलर्स हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो मरने के बाद जो भी प्रक्रिया होगी वो जलाने की होगी कि दफनाने की होगी? बताओ। जलाने की। लेकिन यहाँ पर जो टॉम्स मिले ना, मकबरे जो मिले, तो ये शो करते थे कि यहाँ पर कुछ कुछ लोग जो थे मुसलमान धर्म के भी लोग यहाँ पर रहते थे। एंड ये चीज़ फिर और ज़्यादा कंफर्म हो गई जब आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स मिले और यूनिक यूनिक स्टाइल के यहाँ पर मस्जिद देखने को मिले, ठीक है, जिनमें अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म होते थे। उनके जो आर्किटेक्चर थे वो जिस तरीके से हम्पी जो था, हम्पी जो था वहाँ पर जितने भी मंदिर हुआ करते थे उनमें एक स्ट्रक्चर होता था। अभी हम इस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। यूपीएससी 2019 का क्वेश्चन था मंडप के ऊपर। प्रॉपर नाम अगर मैं आपको बताऊं, कल्याण मंडप, उसने पूछा था कि कौन से एम्पायर के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। एंड क्वेश्चन क्वेश्चन में कोई डाउट ही नहीं है कि क्वेश्चन यहीं से निकला था। पेज नंबर भी मैं आपको बता देता हूँ। ये यहाँ पर
फोटो तो थी यार एक, यार इस चैप्टर की, ये रहा कल्याण मंडप। यहीं से बस इसने क्वेश्चन निकाला था, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ टेक्स्ट से ज़्यादा जो फोटोज़ होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। बस इसी क्वेश्चन के ऊपर आपको 2 नंबर, मतलब इसी पेज को अगर आप फोटो देख लेते बस ये, और ये आपको 2 नंबर मिल जाते। ठीक है, जैसा कि हमने बुद्धिज़्म जैनिज्म की बात करी थी, उसने थीम 1 की एनसीईआरटी से भी जो वो था महायान बुद्धिज़्म, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, यही 12th क्लास की। तो यहाँ पर क्या है, जो एक पोर्चुगीज़ ट्रैवलर था जिसका नाम हम काफ़ी ज़्यादा पढ़ चुके हैं, मैंने आपको बताया भी था, एक तरीका बताया था कि दुआर्ते बारबोसा जो खाता था समोसा, ये वही है। 16वीं सेंचुरी का पोर्चुगीज़ ट्रैवलर जो है वो यहाँ पर बेसिकली जो हाउसेस अब सर्वाइव नहीं कर सके हैं, बाद में जो आर्कियोलॉजिस्ट को नहीं मिले, लेकिन इसके जो टेक्स्ट हैं जो कि इस ट्रैवलर ने लिखा, वो कैसे डिस्क्राइब करता था ऑर्डिनरी लोगों के घरों को। वो कहता था जो दूसरे घर थे, ठीक है, वो ना लकड़ी और जो आप कह सकते हो कि घास फूस वगैरह से बने होते थे, ठीक है, बट फिर भी वो वेल अरेंज थे एंड वो ऑक्यूपेशन के बेसिस पर अरेंज थे। और पूरी की पूरी जो सड़क थी, ठीक है, विद मैनी ओपन प्लेसेस, पूरी की पूरी जो सड़क थी यहाँ पर अच्छे से खुले खुले घर थे, चिपके चिपके घर नहीं थे। ठीक है, अब ये चीज़ ये शो करता है, जैसा कि आर्कियोलॉजिस्ट ने ऊपर कंफर्म कर ही लिया कि जब यहाँ पर ज़्यादा आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है ही नहीं, ठीक है, बहुत देखो पढ़ा था ना हमने, रिलेटिवली लिटिल आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है ऑर्डिनरी लोगों के जो घर होंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जनता वगैरह ज़्यादा नहीं रहती होगी। यहाँ पर हमने क्या फाइंड आउट करा कि मस्जिद थे, कुछ टॉम्स मिले हैं, कुछ रिच ट्रेडर्स होते होंगे, ठीक है, और मस्जिदों की जो नक्काशी थी वो मंडप से मिलती जुलती थी, ये अभी हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर पूरे के पूरे एरिया के अंदर हमें बड़े सारे जो श्राइन्स हैं, जो छोटे छोटे जो टेम्पल्स हैं, ठीक है, चाहे वो हिंदू धर्म के साथ एसोसिएटेड हो, मुस्लिम धर्म के साथ एसोसिएटेड हो, मुस्लिम धर्म के साथ प्रॉपर मैं आपको बता रहा हूँ कि वो मॉस्क की बात ही कर रहा है। ठीक है, और वैरायटी ऑफ कल्ट्स हमें देखने को मिले हैं, बड़े सारे देवी देवताओं की जो मूर्ति है वो भी यहाँ पर हमें देखने को मिली है। ठीक है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़ के द्वारा सपोर्ट करी जाती थी। सर्वे ये भी इंडिकेट करता है कि यहाँ पर कुछ कुछ कुएँ थे, रेन वाटर टैंक थे, ठीक है, एज वेल एज टेम्पल टैंक भी थे। साउथ इंडिया में मैंने आपको शुरू से बताया है, वहाँ पर मंदिरों के अंदर एक तालाब भी होता है डुबकी वगैरह लगाने के लिए। ठीक है, और जो ऑर्डिनरी टाउन ड्वेलर्स जो होते थे, जो कि आते थे यहाँ पर सामान वगैरह बेचने, या फिर वो यहाँ से सामान लेकर कहीं जा रहे हैं, तो उनको बेसिकली इन सारी जगहों से पानी जो है वो मिल जाता था, नहाने के लिए, धोने के लिए, पीने के लिए। ठीक है, अब एक ये मॉस्क मिला है हमें विजयनगर में। ठीक है, बेसिकली इसको क्यों बोला जाता है कि इन्होंने जो मंडप की नक्काशी है, जो मॉस्क जिन्होंने बनाया वो वहाँ से बोरो करी। देखो हम सबको पता है आज के ज़माने में भी, आज के ज़माने में तो छोड़ो, लेकिन दिल्ली सल्तनत और मुग़ल एम्पायर के टाइम पे भी मस्जिद की ये वाली कोई नक्काशी हमने कभी देखी नहीं है। डू यू एग्री? मस्जिद कभी भी ऐसी शेप का नहीं होता है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक मॉस्क का विजयनगर एम्पायर के टाइम पर ऐसा मिलना, ये चीज़ ये शो करता है, सिंपल सा बस इसका एक ही रीज़न है कि यहाँ पर कल्चरल एक्सचेंजेस होते थे। जिस प्रकार से मंडपों में, मंडप के स्ट्रक्चर्स में ये जो पिलर्स हैं ये यूज़ होते थे, इसी प्रकार से यहाँ पर ये पिलर्स यूज़ हो रहे हैं इधर मस्जिद के अंदर। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं रॉयल सेंटर की तरफ। हमें ऑर्डिनरी जनता और उनके बारे में तो ज़्यादा पता लगा नहीं अर्बन कोर के अंदर। ठीक है, नाम से तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर ज़्यादा सिविलाइज लोग और वो सब रहते होंगे। अब हम लोग मूव कर रहे हैं रॉयल सेंटर की तरफ। ठीक है, दूसरा एरिया। अब रॉयल सेंटर जो था, इट वॉज लोकेटेड इन द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सेटलमेंट। ठीक है, ये देखो, ये हिस्सा नॉर्थ का, ये साउथ होता है, ये ईस्ट, ये वेस्ट। अब वो क्या कह रहा है, साउथ वेस्टर्न सेटलमेंट ये इस तरफ था। ठीक है, मतलब अगर इन टर्म्स ऑफ, अगर आपको इन टर्म्स ऑफ जो कॉम्पास है अगर उसके टर्म्स में देखना है तो मैंने आपको वो बता दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो कल को, क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो डायग्राम के थ्रू वगैरह बताने की कोशिश करते हैं, तो उनके हिसाब से भी अगर आपके दिमाग में कोई ऐसी क्रिएटिविटी है कि आपको बनाकर दिखाना है तो आप मतलब ये चीज़ें याद रख सकते हो। ठीक है,
लेकिन इतना आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा कोई नहीं है कि आपको कुछ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नंबर मिल जाएंगे ये सब चीज़ें लिखने के। अब यहाँ पर इसको रॉयल सेंटर तो बोला गया है, लेकिन विजयनगर एम्पायर के रूलर्स की, ध्यान से सुनना है वाली लाइन, उनकी एक खास बात ये होती थी यार, वो किसी को भी रॉयल सेंटर बोल रहे हैं तो हमें तो लगता है ऐसा कि यहाँ पर चलो कोई तो ऐसी जगह है कि जहाँ पर मंदिर वगैरह या पूजा पाठ के काम नहीं होते होंगे, लेकिन रॉयल सेंटर में राजा महाराजा और उनकी जो भी प्रक्रिया या उनके जो भी किले वगैरह कुछ भी काम उनके होते थे, उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी हो रहा है, सामान आ रहा है, ट्रैवलर्स आ रहे हैं, ये सारी चीज़ों के अलावा, हालांकि इसका नाम रॉयल सेंटर था लेकिन फिर भी 60 टेम्पल्स यहाँ पर मिले हैं, उससे भी ज़्यादा हमें टेम्पल्स यहाँ पर मिले हैं। तो देख रहे हो, फिर मतलब ये आपको जो राइटर है वो क्यों बता रहा है, उसका कहने का मतलब, बताने का पर्पज़ सिर्फ इतना सा है कि अगर बात यहाँ पर रॉयल सेंटर की हो रही है और यहाँ पर 60 से ज़्यादा मंदिर अगर हमें मिल रहे हैं, तो फिर इस चीज़ का मतलब क्या है, फिर सेक्रेट सेंटर किस बात का सेंटर है। तो ये चीज़ ये शो करता है कि विजयनगर एम्पायर के रूलर जहाँ जहाँ होंगे वो मंदिर वगैरह और इन सबको अपने साथ साथ हर जगह लेकर जाएंगे। आप सबको पता है, हमने इस चैप्टर में इतना तो सीख ही लिया कि विजयनगर एम्पायर के जो रूलर्स थे वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे मंदिरों को, अलग अलग कल्ट्स को, ठीक है, जो भी रूलर्स के लिए इंपॉर्टेंट होते थे, और स्पेशली वो डीटीज़ जो कि रूलर्स के साथ एसोसिएटेड होते थे उनके नाम पे टेम्पल्स ये लोग बनवाते थे। जैसे इनकी जो कुल देवी थी पंपा देवी, ठीक है, विरूपक्षा टेम्पल उनके नाम पर इन्होंने बनवाया, और हवन वगैरह करवाते थे, और आपको मैंने बार बार बताया इस चैप्टर के अंदर कि गजापति रूलर्स को भी बुलाते थे, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या था, ये ना इतना ज़्यादा मंदिर वगैरह को सपोर्ट क्यों करते थे, तो राइटर हमसे ये कह रहा है, ये बेसिकली ये ट्राई करने की कोशिश करती थी कि ये ना अपनी अथॉरिटी को लेजिटिमेट करके बताएं, अपने रूल को इस प्रकार से इस्टेब्लिश करके बताएं कि ये ना जो डिविनिटीज़ हैं, मतलब ये जो देवी देवता हैं जिनके नाम पर मंदिर बन रखे हैं, जिनकी मूर्तियां जो हैं वो मंदिरों के अंदर स्थापित हैं, बस ये जनता के मन में ये वाली चीज़ सिद्ध करते हैं कि हमें जो है भगवान ने जिम्मेदारी दी है आप लोगों को रूल करने की। आपको पता ना, ये हर एक सल्तनत या दुनिया के हर एक राजा ने ये वाला काम करा है इतिहास में। बताओ अंकिता, पढ़ते हैं ना हम लोग ये वाली चीज़ हमेशा। आप चाहे प्लेटो के बारे में देख लो, चाहे कहीं पर भी देख लो, ये जो डिवाइन अथॉरिटी वाली चीज़ है ये राजाओं की पहचान ही थी। हर एक राजा जो फेमस हुआ इतिहास के अंदर वो ये वाला काम तो करेगा ही करेगा, वो ये कहेगा ही कहेगा कि मुझे ईश्वर ने भेजा है, मैं भगवान का एक प्रकार से गार्ड हूँ जो आप लोगों को रूल कर रहा है। अगर आपने मेरी तौहीन करी या मुझे बेइज्जत करा तो आप मेरी बेइज्जती नहीं कर रहे हो, आप अल्टीमेटली अपने ईश्वर की बेइज्जती कर रहे हो। बस वो ये वाली चीज़ है, ताकि जनता की साइकोलॉजी में ये वाली बात बैठाई जाए कि आपको मेरे रूल को क्रिटिसाइज नहीं करना, और राजा के मुंह से निकला हुआ शब्द या उसका दिया हुआ फरमान या ऑर्डर जो भी है वो पत्थर की लकीर के बराबर है, ठीक है। अब क्या है, जब ये लोग खुद हवन यज्ञ वगैरह करने जाते थे और मंदिर बनवाते थे तो लोगों को उस जमाने के लोगों को ये वाली बात और सच्ची लगने लग जाती थी कि हाँ, वरना एक राजा अपना काम पूरा का पूरा जो राजपाट है, महल है, उसके काम छोड़कर लड़ना है, युद्ध करना है और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो फिर रिलीजियस क्यों है इतना नेचर के अंदर। तो उनको लगता था शायद से सच में भगवान की अथॉरिटी है जो कि हमारे लिए आए हैं, ठीक है। लगभग 30 बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सेस जो हैं यहाँ पर आइडेंटिफाई करे गए हैं, जिनको बोला गया है कि दे आर एज लार्ज एज पैलेसेस, ठीक है। ये लार्ज स्ट्रक्चर है, और मतलब देखो अब वो आपको मुद्दे की बात बता रहे हैं कि रॉयल सेंटर के अंदर 60 तो मंदिर थे, लेकिन कुछ कुछ बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सेस ऐसे हैं जिनको पैलेस बोल रखा है, और यहाँ पर कोई फिर रिचुअल फंक्शंस वगैरह कुछ यहाँ पर कुछ भी परफॉर्म नहीं होते थे ऐसे, ठीक है। अब एक डिफरेंस ये था कि ये जो स्ट्रक्चर्स और जो टेम्पल्स थे, ठीक है, दो चीज़ें जो मिली हैं हमें, मतलब एक तो हो गया ये रिलीजियस वाली चीज़ें जो कि टेम्पल हैं, 60 टेम्पल हमें मिले हैं, और 30 बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सेस जो हमें मिले हैं जो कि लार्ज लार्ज स्ट्रक्चर है। अब इनको स्ट्रक्चर ना बोल के अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ पैलेस, छोटी सी बात ही आपको कर रहा है, काम की नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार के लिए पढ़ने में हमारा कोई नुकसान नहीं है। ये जो टेम्पल्स हैं दे वर कंस्ट्रक्टेड एंटायर ऑफ मेसनरी, पूरा का पूरा जो आपका जो सीमेंट बजरी वगैरह प्रॉपर कारीगर आएंगे वो सारी तरीके से ईंट वीट लगा के अच्छे से बनाएंगे। ऑब्वियसली बात है, मंदिर बन रहा है तो उसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, और ये वैसे भी इतने रिलीजियस नेचर के हैं। जबकि ये जो सुपर स्ट्रक्चर्स होते थे, ठीक है,
सेकुलर बिल्डिंग के, कुल मिलाकर पैलेस की बात वो कर रहा है, ये पेरिशेबल मटेरियल से बनाए जाते थे। यानी कि देख रहे हो, जिस जगह को आप चाहे अर्बन कोर कह लो, चाहे आप रॉयल सेंटर कह लो, कुछ भी कह लो, बेस्ट टू बेस्ट मटेरियल, बेस्ट टू बेस्ट काम, अच्छे से अच्छे कारीगर, अच्छे से अच्छा सीमेंट, ईट, जितनी भी चीज़ें यूज़ होनी है, ये हमेशा 100% सच्ची श्रद्धा के साथ मंदिर को ज़रूर बनवाते थे, चाहे फिर ये किसी बिल्डिंग पर इतना खर्चा या फिर इतनी अच्छी क्वालिटी का मटेरियल लगाएं चाहे ना लगाएं। अब ये वाली अभी तक जो क्लास हुई है वो बहुत जर्नल नेचर की हुई है। मतलब मैंने आपको एम्फोसाइज भी नहीं करा कुछ ऐसा कि ये याद रखना, इसका टैटू बनवा लो, ये कुछ भी नहीं। अब लेकिन अगर विजयनगर एम्पायर के रूलर्स के थोड़े से रिलीजियस नेचर को अगर आपको जानना है, रिलीजियस भी नहीं कहेंगे, अब उनकी अगर आपको अथॉरिटी को जानना है कि वो बेसिकली किस प्रकार के रूलर थे और वो हिंदुस्तान में आज तक जितने भी राजा महाराजा हुए हैं इनसे अलग इनके क्या क्या रिचुअल फंक्शंस वगैरह या फिर अपनी कुल मिलाकर सत्ता को चलाने का नेचर जो था वो किस प्रकार से था, तो उसके लिए आपको एक टर्म समझनी पड़ेगी, महानवामी डब्बा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल्याण मंडप के बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। महानवामी डिब्बा या डब्बा कह लो, इसके ऊपर क्वेश्चन पेंडिंग है। ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। महानवामी डब्बा, हम जानते हैं कि अलग अलग प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो विजयनगर एम्पायर का एरिया जहाँ जहाँ फैला हुआ था, वो अलग अलग स्ट्रक्चर्स, नकाशियाँ मंदिर की फॉर्म में, कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्म में या कैनाल्स इन्होंने बनाए, हर किसी को अलग अलग इन्होंने नेम दिया। अलग अलग प्रकार की जो बिल्डिंग्स थी उनके भिन्न भिन्न प्रकार के फंक्शंस होते थे। ये सारी चीज़ें हम जानते हैं, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा एंटर अगर करें राजा के पैलेस के अंदर, ये सबसे बड़ा एनक्लोजर था। सबसे बड़ा एनक्लोजर का मतलब बहुत रॉयल बिल्डिंग थी, आप इमेजिन कर सकते हो, ये रॉयल रेजिडेंस था और फोर्टिफिकेशन वॉल्स वगैरह काफ़ी अच्छे से बनी होती थी और गार्ड्स वगैरह काफ़ी होते थे। इस चीज़ को लिखा हुआ है लार्जेस्ट ऑफ द एनक्लोजर, मतलब जितनी भी चीज़ें आपको हम्पी के आसपास सेक्रेड सेंटर, रॉयल सेंटर या कहीं पर भी मिलेंगी, लेकिन उनमें से जिस जगह पर राजा की जो बिल्डिंग है, जो राजा का जो पैलेस है, वो एक रॉयल रेसिडेंस होता था, ठीक है। अब यहाँ पर ना 2 प्लेटफॉर्म्स हुआ करते थे, याद रखना 2 प्लेटफॉर्म हुआ करते थे। एक तो बहुत बड़ा, मतलब आप ऐसा मान लो कि ये जो बंगलो टाइप या बंगलो क्या, जब वर्ड आई गया वैसे तो पैलेस, बहुत बड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स हुआ करता था राजा का, जो कि जहाँ पर राजा रहता था। और आप इमेजिन कर सकते हो बड़ी सी एक फील्ड है, बड़ा सा एक गार्डन है, मैदान है, ठीक है। और जनरली पैलेस में कोई फ्लोर्स नहीं होते, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, अब सब सारी प्रक्रिया ग्राउंड फ्लोर पे ही होती है, बस वो फैला बहुत होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 इम्प्रेसिव प्लेटफॉर्म हुआ करते थे। एक तो था ऑडियंस हॉल, ठीक है, राजा के पास कोई दरखास्त लेकर आ रहा है, कुछ भी लेकर आ रहा है, ठीक है। और एक था जो कि रोज यूज नहीं होगा, डेली यूज नहीं होगा, ये नवरात्रों के टाइम पे और नवरात्रों के बाद आपको पता है दशहरा पड़ता है। एक नवरात्र ऐसी आती है जिनके बाद दशहरा पड़ता है। ये नवरात्रि के टाइम पर और दशहरा के टाइम पर ये वाली चीज़ यूज़ होगी, महानवामी डिब्बा। ये कोई डिब्बा ऐसा नहीं है, क्योंकि संदूक कोई बॉक्स नहीं है, एक स्ट्रक्चर का नाम है। यहां देख लो, ये है महानवामी डिब्बा, ठीक है। दोनों के दोनों आपको ऐसा दिख रहा है ना कि देखो, ये है ग्राउंड लेवल, ये है स्टेयर्स, इधर से गया राजा, दूसरी स्टेयर्स, एंड यहां कृष्णदेव राय मान लो खड़ा हुआ है। अभी के लिए बस इस कंसेप्ट को होल्ड करके रखना है, इस ड्राइंग को जो मैंने आपको बनाकर दिखाई है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब यहां पर जो पूरा का पूरा जो कॉम्प्लेक्स था, इट वॉज सराउंडेड बाय हाई डबल वॉल्स विद द स्ट्रीट रनिंग बिटवीन देम। देखो ग्राउंड दौड़ रहा है, डबल वॉल्स कैसे, वॉल नंबर 1, वॉल नंबर 2। ऑडियंस हॉल तो एक जनरली वो भी ऐसे ही दिखता था, ये एक हाई प्लेटफॉर्म होता था, वुडन पिलर्स लगे रहते थे रेगुलर रेगुलर इंटरवल्स पर, यानी कि ये ऐसे करके, ठीक है।
स्टेयरकेस था सेकंड फ्लोर तक जाने के लिए। अब ये सेकंड फ्लोर कोई वैसा नहीं था जैसे आज के समय में आप मतलब फ्लोर को समझते हो। अब जैसे यहाँ से यहाँ तक जो मैंने ड्राइंग बनाई है ना, ये फर्स्ट फ्लोर हो गया पहला स्टेयरकेस, दूसरा स्टेयरकेस जाते जाते सेकंड फ्लोर हो गया। अब यहाँ से तो आप वैसे कहने को तो आप टाप के ही चले जाओगे ऐसे करके, अगर आप यहाँ पर खड़े हुए तो, ठीक है। इसी को बस सेकंड फ्लोर बोला जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारे जो घरों में जैसे फ्लोर होते हैं, ये उसकी बात नहीं चल रही, क्योंकि ये स्ट्रक्चर अभी आपको समझ में आएगा किसी और पर्पज से हैं, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों जो स्ट्रक्चर्स थे, चाहे आप इसकी बात कर लो ऑडियंस हॉल की या महानवमी डब्बा की, ये पिलर्स के ऊपर खड़े हुए थे, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। महानवमी डब्बा की लोकेशन जनरली ऐसे होती थी, जैसे गोल्डन टेम्पल के बारे में एक चीज़ जानते हो आप, अकाल तख्त, वो हाईएस्ट पॉइंट होता है। मतलब जो जितने भी गुरुद्वारे हैं इंडिया के अंदर, जो श्राइन्स हैं इन टर्म्स ऑफ सिख लोगों के जो श्राइन्स हैं, उसमें हाईएस्ट पॉइंट होता है वो इंडिया के अंदर, है ना, हाइट के टर्म्स में। तो ऐसे ही जो महानवमी डब्बा था, सिटी के अंदर विजयनगर एम्पायर के आसपास या उसके अंदर जो भी बिल्डिंग्स होंगी, जो भी स्ट्रक्चर्स होंगे जो कि विजयनगर एम्पायर के रूलर्स ने बनवाए होंगे, हाईएस्ट पॉइंट वो महानवमी डब्बा का ही बनवाते थे, मेंटेन करके रखते थे। बनवाते क्या थे, एक बार बन गया था, हाईएस्ट पॉइंट इसी का था, और इसके बाद एक ये ऑर्डर था कि इससे ज़्यादा हाईएस्ट पॉइंट कोई भी नहीं होगा। तो आपको ये एक तो ये सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है सौगंधा के, हाईएस्ट स्ट्रक्चर विजयनगर एम्पायर के टाइम पर कौन सा था, तो आपको कुछ भी बोल सकते हैं कि विरूपाक्षा टेम्पल था, एक गोपुरम था, ठीक है, या कोई कल्याण मंडप था, ठीक है। तो आप ये याद रखना, नहीं, महानवमी डब्बा ही हाईएस्ट पॉइंट होता था सिटी के अंदर। हाइट 40 फीट एंड अबाउट 11,000 स्क्वायर किलोमीटर फीट बेस, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। इट वॉज सपोर्टेड बाय वुडन स्ट्रक्चर, और जो बेस था प्लेटफॉर्म का वो कवर होता था विद रिलीफ कार्विंग्स। यहां पर देखो, ये रहा, इसके जो दीवारें हैं ना इस तरीके की, आपको अभी तो दिख नहीं रहा होगा दूर से ये क्या बना हुआ है। तो यहां पर आपको राइटर ये कह रहा है, ये बना हुआ है इनकी दीवारों पे। कुछ इवेंट्स हैं जो कि एसोसिएटेड इनके खानदान वालों के साथ, ठीक है, या ये क्या करते हैं, इनका युद्ध में कैसे हराते हैं, वो सब चीज़ें। हॉर्स बहुत अच्छी क्वालिटी का रखते थे ना, तो देखो ये हॉर्स बना हुआ है, ओके। रिचुअल्स जो थे, रिचुअल्स एसोसिएटेड विद द स्ट्रक्चर प्रोबेबली कंसाइडेड विद द महानवमी। महानवमी डब्बा बेसिकली उस चीज, मतलब आपको राइटर खुद भी बोल रहा है, ये ना रिचुअल एक्टिविटीज के साथ एसोसिएटेड था, और जनरली 9th डे पर, जो नवरात्रों का आखिरी दिन होता है जैसे, उस दिन कृष्णदेव राय या जो भी राजा महाराजा होता था, जैसा कि मैंने देखो इसको ऊपर ऐसा बनाया, ये आके जनता को, अपनी प्रजा को, जो भी इनके नायक थे उनको संबोधित करता था, उनसे पूछताछ करता था, घोड़े वगैरह आते थे, बहुत बड़ा प्रोसेशन होता था। अभी आपको समझ में आ जाएगा। दस दिनों का उस टाइम पर एक हिंदू फेस्टिवल चलता था ऑटम मंथ के अंदर, सितंबर अक्टूबर में, जिसको आज के टाइम में अलग अलग नाम से बोल सकते हो आप। 9वें दिन तो जैसे नवरात्रि हो गई, 10वें दिन दशहरा नॉर्दर्न इंडिया में बोला जाता है, ठीक है। दुर्गा पूजा बंगाल के अंदर 9वें दिन नवरात्रि, एंड यही है महानवमी पेनिनसुलर इंडिया के अंदर। अब महानवमी आप समझ गए, जब ये बोला जा रहा है 9वां दिन नवरात्रि का, तो महानवमी डब्बा ये इसी चीज़ के साथ एसोसिएटेड है। अब इस दिन क्या करते थे ये लोग, हवन वगैरह कर लिया, पंपा देवी को पूछ लिया, पूजा हो गई, अर्चना हो गई, सब कुछ हो गया। अब इसके बाद एक इनका रॉयल प्रोसेशन निकलता था, जिसमें ये अपनी ना शानो शौकत को दिखाते थे। अब ये चीज़ जानना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। कृष्णदेव राय अगर यहाँ पर खड़ा हुआ है महानवमी डब्बा के ऊपर, तो बेसिकली वो कुछ तो करने आई होगा, कुछ तो बताने आई होगा। तो यहाँ पर होता क्या है, विजयनगर जो किंग्स थे वो अपनी प्रेस्टीज को, पावर को और सुजैनिटी को, कि वो कितने ताकतवर हैं, या फिर दो दूसरे रूलर्स हैं वो उनके ऊपर आंख उठाने का
आग उठाने के लिए भी ना सोचें, उसके लिए वो अपनी पावर और प्रेस्टीज को दिखाता था। ठीक है, तो इसके लिए बड़ी सारी जो सेरेमनीज होती थी वो परफॉर्म होती थी। जैसे सबसे पहले तो पूजा पाठ वगैरह करना, इमेज वर्शिप, फिर स्टेट हॉर्स, घोड़ों की पूजा भी होती थी, क्योंकि उसको काफ़ी इंपॉर्टेंट दर्जा दिया जाता था, उसकी भी मूर्ति नकाशी पूजा होती थी, उसको भी भगवान का दर्जा माना जाता था। फिर कुछ सेक्रीफाइसेस होते थे, बफेलोज के और दूसरे एनिमल्स के, डांस होते थे, रेसलिंग मैचेस होते थे। ठीक है, कैप्रिजन हॉर्सेस, एलिफेंट्स एंड चैरियट्स। ये कैप्रिजन क्या होता है? जो सज सवर के आते हैं ना, जैसे मतलब मान लो ज्वेलरी व्वेलरी लटकाई हुई है जिनके ऊपर, उनको कहते हैं हम लोग कैप्रिजन। ठीक है, आपको पता होगा साउथ इंडिया में जब भी कोई प्रोसेशन होता है या कुछ भी अगर कोई सेरेमनी होती है मंदिर वगैरह की, तो हाथी जो होते हैं वो आपके ऊपर गंगा जल का छिड़काव करते हैं, उनको एक बॉटल दी जाती है, ट्रेन जो हाथी होते हैं, तो वो कितने अच्छे से मतलब उस दिन सज के आते हैं, उनके ऊपर एक रेड कारपेट सा बिछा रहता है, कुछ गोल्ड कलर में कुछ कुछ मोती लगे रहते हैं उसके ऊपर, तो उसको कहते हैं कैप्रिजन। अब ये यार कृष्णदेव राय के खानदान के घोड़े और ये बग्गियां ये सब है, तो ऐसी नॉर्मल जानवरों की तरह थोड़ी ना लेकर आएंगे इनको। तो घोड़े, एलिफेंट, चैरियट्स और इन सबको लाकर जो सोल्जर्स थे, ये इन रिचुअल, ये कृष्णदेव राय के सामने एक रिचुअल प्रेजेंटेशन करते थे। ठीक है, अब यहाँ पर फिर क्या होते थे, जो ये चीफ होते थे, याद है हमारा नायक सिस्टम, जो नायक्स होते थे और जो सबॉर्डिनेट किंग्स होते थे, ये भी आते थे, इनको भी इनविटेशन दी जाती थी। ठीक है, और इसके डीप सिंबॉलिक मीनिंग्स होते हैं, राइटर वगैरह वो छोड़ो। लास्ट डे जो होता था फेस्टिवल का, यहाँ पर जो विजयनगर एम्पायर के जो रूलर्स थे, कृष्णदेव राय को ही पकड़ लो आप एग्जाम्पल के लिए, वो अपनी आर्मी की इंस्पेक्शन करता था और नायक्स की आर्मी की भी इंस्पेक्शन होती थी इन ग्रैंड सेरेमनी भी जो हो रही है ओपन फील्ड के अंदर। मतलब एक एक घोड़े को देखेगा कि ये बूढ़ा तो नहीं हो गया है, ये अब दौड़ पा रहा है क्या, इसके ऊपर घुड़सवारी करके दिखाओ। ठीक है, ये टेस्ट करने के लिए कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है कि नहीं चल रहा है, हम नायक को जितनी इंडिपेंडेंस दे रहे हैं टैक्स कलेक्ट करने की, या फिर जो भी ये रेवेन्यू निकाल पा रहे हैं, इसका मिसयूज तो नहीं कर रहे हैं, सच में अच्छी क्वालिटी के घोड़े ये लोग रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, टाइम टू टाइम घोड़े चेंज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कभी भी अगर अटैक या कुछ भी हुआ तो आपको पता है मिलिट्री पावर सबसे इंपॉर्टेंट पावर है, तो इस वजह से किंग लास्ट के दिनों में इंस्पेक्ट करता था कि सबसे ज़्यादा घोड़े कितने अच्छे से मेंटेन करे या क्या करे। ठीक है, अब जो नायक्स थे, ये बहुत महंगी महंगी गिफ्ट जो थे वो लेकर आते थे इस दिन राजा के लिए, और कुछ कुछ लोग ट्रिब्यूट भी देते थे। अब यहाँ पर ना एक डिबेट ये छिड़ती है, कुछ हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि इतिहास के पन्नों में महानवामी डब्बे को जितना बताया गया है कि इतनी इलेबोरेट रिचुअल्स जो होती थी यहाँ पर, प्रक्रिया होती थी, इतना बड़ा भी ये कोई स्ट्रक्चर नहीं है, तो किताबों के अंदर इसके जो इवेंट को लिखा गया है वो एग्जैजरेट करके लिखा गया है। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे अंकिता, अंबर, हम लोग जितना भी ये महानवमी डब्बा के अंदर, ये फेस्टिवल के अंदर जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं 10 दिन तक ये लगातार चलेगा, ऐसा नहीं लग रहा है यहाँ पर हजारों और लाखों की भीड़ मतलब आके खड़ी होगी डेली 10 दिन के लिए? बताओ, इतने सारे घोड़े वगैरह आएंगे। अब घोड़े उसके पास अंकिता ऐसे तो होंगे नहीं कि 50 या 100 ही घोड़े होंगे, कम से कम 500 या 1000 घोड़े तो होंगे ही। फिर नायक भी आएंगे, लोग भी आएंगे, रिश्तेदार भी आ रहे हैं, जो छोटे छोटे राजा हैं उनको भी इनविटेशन दे रहा है, सबके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट भी करनी है। ग्राउंड पे तो बिठाएगा नहीं, मतलब ये जो ग्राउंड हमने ये देखा, यहाँ पर मिट्टी पे तो बिठाएगा नहीं। लेकिन इसकी फोटो देखने से आपको क्या लग रहा है कि इतनी बड़ी ये जगह है कि जहां पर इतने सारे लोग खड़े हो सकें? तो यहीं पर बस कुछ जो हिस्टोरियंस है इसको क्रिटिसाइज करना शुरू करते हैं कि जो स्पेस है आसपास के स्ट्रक्चर में, वो ये इशारा करता ही नहीं है कि वहां पर इतना इलेबोरेट प्रोसेशन करने के लिए आर्म्ड मैन का, औरतों का, इतने सारे एनिमल्स जो हैं, ठीक है, वो जो आ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक कहानी और थोड़ा सा एग्जैजरेटेड एक चीज़ है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा होता होगा, हाँ इवेंट होता होगा, लेकिन इतिहास के पन्नों में जितना इसको एग्जैजरेट करके बताया गया है कि भाई लाखों लोग आ रहे हैं, हज़ारों घोड़े आ रहे हैं, नायक्स आ रहे हैं उनके साथ, और राजा आ रहे हैं, उनके लिए बैठने का प्रबंध ये है, तो ये थोड़ा सा एक एग्जैजरेशन वाली चीज़ है, ये ऐसे दूसरे स्कॉलर्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद
अ हाउस ऑफ विक्ट्री। जो डोमिंगो पेज था ना, वो क्या बोलता है ऑडियंस हॉल और महानवमी डिब्बा के बारे में, इसने इन दोनों को, ऑडियंस हॉल प्लस महानवमी डिब्बे को, बोला हाउस ऑफ विक्ट्री। कहता है ये जो बिल्डिंग्स थी इस पे दो प्लेटफॉर्म थे, वन अबव द अदर, बहुत अच्छे से जोड़े गए थे प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। ऑन द अपर प्लेटफॉर्म अपने घर के अंदर, क्योंकि पैलेस था ना पूरा का पूरा, वहीं बनाए गए थे ना सब चीजें, ठीक है। इन दिस हाउस ऑफ विक्ट्री द किंग हैज अ रूम मेड ऑफ क्लोथ। जहां पर जो आइडल थी श्राइन की, किसको मानते थे ये लोग, कौन सी गॉडेस को, पंपा देवी, ठीक है। वो प्रॉपर तरीके से क्राउन और रॉयल एंकलेट के पास ये सारी की सारी मूर्ति वगैरह वो रखता था। जैसे यार मान लो ना, आपकी अलमीरा है अंकिता, मान लो, ठीक है, आप मैरिड हो तो आपकी अलमीरा बहुत अच्छे से रहती होगी, गहनों वहनों से सजे हुए, साड़ियाँ माड़ियाँ जो भी रहती होगी। अब मान लो कि आपकी कोई एक देवी हैं, या आप शादी के बाद या शादी से पहले ही उनको लेकर आए थे, पूछते थे, तो आपने कपड़ा सा बिछा रखा है, तो यहाँ पर आपकी ज्वेलरी हैं, यहाँ पर आपकी साड़ियाँ हैं, यहाँ पर आपके बैंगल्स हैं, कुछ भी हैं, और आपने वो देवी की मूर्ति या कुछ भी है बहुत अच्छे से कपड़े पे या उनको चुन्नी वगैरह उड़ाकर ऐसे यहाँ पर रखी हुई है, ठीक है। क्यों, आपके रूम में या फिर आपके घर में प्रॉस्पेरिटी आए, और आपके अलमीरा में आपको लगता है कि ये मेरी लकी हैं, मेरा इनसे पैसा बनता रहता है, बस वही चीज़ है। तो इसका बिलीव है राजा का, तो इस वजह से ये सब चीज़ें हमें देखने को मिली है। अब सवाल ये उठता है, डोमिंगो पेस को कौन ले गया इसके कमरे तक, इसको कैसे पता ये वाली बातें। एक स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताया जा रहा है यहाँ पर, लोटस महल। इसमें बेसिकली आप ये चीज देख रहे हो, ये और ये आर्क, ये बेसिकली क्या है कि इंडो इस्लामिक टेक्निक से इंस्पायर्ड हुआ था। कल्चर में बस इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के ऊपर कभी कोई क्वेश्चन है तो बस एग्जाम्पल के तौर पर आप लोटस महल का जिक्र कर सकते हो, ठीक है। लोटस महल के बारे में बस एक चीज और जान जाओ, 9 टावर्स थे यहाँ पर, एक सेंट्रल वाला सबसे हाई और 8 अलॉन्ग विद इट, ये वाला सेंट्रल टावर था हाईएस्ट पॉइंट। इतना इंपॉर्टेंट डिस्कशन नहीं है। आर्क जो है ना, जो मैंने आपको नीचे बनाकर दिखाई है, ये आर्क जो ऊपर की ये वाली जो चीज़ है, ये आप जानते हो ना कि हम लोग दिल्ली सल्तनत मुगल एम्पायर के टाइम पर ही देखते रहते हैं कि आर्क बेसिकली, अब अगर मैं इसको प्रॉपर तरीके से बनाऊँ, ये जो भी है, ठीक है, ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड चीज़ है। और कौन सी बिल्डिंग्स होती थी रॉयल सेंटर में जिसके बारे में अभी हमने बात करी, एक ब्यूटीफुल बिल्डिंग जो होती थी वो होती थी लोटस महल, और इसको नाम दिया गया ब्रिटिश ट्रैवलर्स के द्वारा, जो कि 19वीं सेंचुरी में है, जब ऑब्वियस सी बात है ईस्ट इंडिया कंपनी अपने जो जड़ें थी वो जमा चुकी थी, और आगे चलकर जमा भी रही थी काफ़ी अच्छी तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पर। अब ये नेम जो है लोटस महल, राइटर आपसे कह रहा है कि सर्टनली रोमांटिक है, लेकिन जो हिस्टोरियंस है ना, दे आर नॉट क्वाइट श्योर अबाउट कि ये बिल्डिंग यूज़ किस पर्पज़ से होती होगी, क्या होता होगा इसका। अब ऊपर देख रहे हो, ये देखने में तो ऐसा बहुत अच्छा सा लग रहा था कि हमें कुछ ऐसा वैसा होगा, नीचे इसकी रियल फ़ोटो देखो, ये है फोटोग्राफ लोटस महल की। हाँ, हालांकि बाद में इसकी रेनोवेशन वगैरह होकर ये बहुत अच्छा हो गया है, ठीक है, लेकिन अभी इसका हमें पर्पज़ नहीं पता कि यहाँ पर होता क्या होगा। तो देखो, एक सजेशन जो है, ये एक मैप में कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने दिया था, आपको पता है हमने इसके बारे में पढ़ा था, कि ये ना एक काउंसिल चेंबर हुआ करता होगा, जहाँ पर जो राजा है वो अपने एडवाइजर्स के साथ आके मुलाकात करता होगा। जैसे अकबर के पास भी ऐसे चेंबर्स थे ना,
दिल्ली सल्तनत के रूलर्स के पास भी ऐसे चेंबर थे। तो राजाओं की उस ज़माने में मेडिवल इंडिया में एक पहचान होती थी कि वो एक स्पेशल मीटिंग, अगर स्पेशल टॉपिक के ऊपर अगर कोई उनको चर्चा वगैरह डिस्कशन करनी है तो अपने एडवाइजर्स को लेकर यहाँ पर आ जाते होंगे, ऐसा मानना है कर्नल कॉलिन मैकेंजी का। और जैसा कि हमने एक लाइन पढ़ी है, दोबारा रिपीट कर रहा है तीसरी चौथी बार, कि जो मंदिर थे वो सेक्रेट सेंटर में तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन रॉयल सेंटर में भी मिलेंगे। और हमने इसके प्रूफ भी देखे थे, 60 टेम्पल्स थे वहाँ पर, 60। और लोटस महल के पास ना एक चीज़ थी, ऐसे करके ना स्ट्रक्चर बने हुए थे, उसमें ना बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे दरवाजे। आप ये मान लो कि आपकी बिल्डिंग के जैसे जो 3-3 4-4 फ्लोर है ना, छत से लेकर ग्राउंड फ्लोर तक आप इमेजिन करो, इतने बड़े बड़े दरवाजे उसमें बने हुए थे। किसके लिए थे? ये एलिफेंट स्टेबल्स थे। यहीं पर जो बेसिकली सोल्जर्स होते थे वो एलिफेंट को ट्रेन करते थे, उनको खाना देते थे, उनकी देखभाली करते थे, और यहीं से उनको तैयार वगैरह करवाकर जब भी महानवामी डब्बा का कोई भी प्रोसेशन होगा या कोई भी अगर ऐसी कोई चीज़ होगी कि पूजा पाठ वगैरह में हाथी बहुत शुभ माने जाते थे। आज भी दक्षिण भारत के अंदर हाथी बहुत कोई स्पेशल ओकेशन अगर होती है उसमें बहुत शुभ माने जाते हैं। तो जब उनको पता होगा सोल्जर्स को कि इस दिन फेस्टिवल है, तो सभी हाथों के ऊपर बेसिकली ज्वेलरी वेलरी सजाना, कारपेट लगाना, ठीक है, उसको ऐसे लेकर आना, ठीक है, उनको ट्रेनिंग देना, उनको खाना देना, तीनों टाइम का पानी देना, ये सारा का सारा काम इनका होता था। अब हाथी को कहीं तो रखेंगे ही ऊपर, ऐसे खुले मैदान में तो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है हमने ये वाली चीज़ डिस्कस करी थी डैड, जो फॉरेस्ट एरियाज थे उनको क्लियर करने के बाद ये वाली चीज़ हर जगह पर हुई है। मतलब प्राचीन भारत से लेकर मध्यकालीन भारत तक हर जगह जब जब जंगल क्लियर हुए हैं तो हाथी जंगली हैं, लेकिन हम उनको मारे क्यों? एक आइवरी तो बस एक बार के लिए मिल जाएगी हमें, उससे होगा क्या? क्यों ना इनको अपनी सेना में भर्ती कर लिया जाए, इनको थोड़ा सा ट्रेन कर लिया जाए और इनको पालतू बना लिया जाए। तो ये इन्होंने बहुत अच्छे से एलेबोरेट एलिफेंट स्टेबल्स बना रखे थे, जैसा कि आप ये देख रहे हो। ये देखो, अब एक टेम्पल और है जिसके बारे में अब आपको जिक्र हो रहा है। आई थिंक हमारे इस चैप्टर के अंदर तीसरा टेम्पल आपके सामने आ रहा है, हजार राम टेम्पल। ठीक है, हजारा रामा टेम्पल कह लो, हजार राम टेम्पल कह लो, आपकी मर्जी। ये इसकी दीवारों के ऊपर ऐसे ऐसे स्कल्पचर्स बने हुए हैं यहाँ पर, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ठीक है, और ऊपर से ये भी। ये वाला जो टेम्पल था ना, इसकी खास बात क्या थी, ये सिर्फ जो राजा है और उसकी जो फैमिली है सिर्फ वही जा सकते हैं इस टेम्पल के अंदर, नॉर्मल जनता नहीं जा सकती कि हम भी चले जाए मत्था टेक लें वगैरह वो करके, नहीं। यहाँ पर जो सेंट्रल श्राइन के अंदर जो भी इमेजेस थी, जो आइडल्स थे, वो तो अब रहे नहीं, उस ज़माने में रहे होंगे, हिस्टोरियंस हमें बताते हैं, राइटर बोल रहे हैं हमसे। लेकिन जो मंदिरों की जो दीवारें हैं वो आज भी सर्वाइव कर रही हैं और उसके ऊपर ही हमें नक्काशी देखने को मिली है, जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर दिखाई, ठीक है। अब यहाँ पर जो सीन है मंदिरों की दीवारों पर, वो रामायण से लिए गए सीन है, वो बनाए गए हैं, ठीक है। और फिर वो आपको कह रहे हैं बड़ी सारी बिल्डिंग सर्वाइव वगैरह नहीं हो सकी वक्त के साथ साथ, ठीक है। हम जो ऑडियंस हॉल की बात कर रहे थे ना ऊपर महानवामी डब्बा के साथ, तो ये इंटीरियर है मदुराई में और ऑडियंस हॉल का, और आज के समय में इसको रेनोवेट वगैरह करके ऐसा बना दिया गया है। ओके, इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।